हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, कल हमने पूछा था कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, चूँकि आज एक लास्ट डे है, कल आपका एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टॉपिक बताए हैं, और हालांकि सच बताऊं तो बनाना तो सारे टॉपिक्स पे चाहता हूं, पर चूँकि बन नहीं सकता, इसलिए जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेरी आई थी वो टॉपिक आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ है कि प्लीज़, अब चूँकि इसका एग्ज़ाम कल हो जाएगा और मैंने पूछा था कि MHI 010 का एग्ज़ाम कब है, तो किसी ने मुझे बताया कि 9 मार्च को है। तो मैं सोच रहा था उस पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रिकॉर्ड किया जाए। तो प्लीज़ आप लोग अपने टॉपिक सजेस्ट कीजिए, उसमें जो नहीं समझ में आ रहा है तो उस पे हम बनाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 24, जनमुखी इतिहास। देखिए, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हमने जो पहले कैम्ब्रिज स्कूल पढ़ा था, ये अनाल स्कूल पढ़ा था, उन सब का मिक्स है ये। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। देखिए, था क्या कि सब इम्पोर्टेंट ये था कि परंपरागत रूप से पहले जो इतिहास लिखा जाता था, चूँकि हमें पता है कि वो संभ्रांत की राजनीति, सामाजिक और धार्मिक इतिहास लिखा जाता था। संभ्रांत वर्ग या एलीट क्लास के लोगों को लिखा जाता था। लेकिन जो आम लोगों से जुड़ा हुआ इतिहास था वो कहीं भी नहीं था, वो नदारत था। ये चीज़ हमने कैम्ब्रिज में भी देखा है, ये चीज़ हमने अनाल स्कूल में भी देखा है। तो वही ये जनोन्मुखी इतिहास, इट मीन्स कि जन जो आम जनता है, आम जनता से जुड़ी हुई जो विचारधारा है, जो सोच है, जो लोग हैं, उनका जो इतिहास है, दैट इज़ जनोन्मुखी इतिहास। इसमें बताया भी गया है कि इतिहास को आमतौर पर आम जनता का इतिहास, आम लोगों का इतिहास, फिर आम जनता की नज़र से देखा गया इतिहास, जन दृष्टि, यहाँ तक कि रोज़मर्रा का इतिहास भी कहा गया है। तो इसमें वो इतिहास है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। अब इसको बिल्कुल वो मत लीजिएगा कि फिर कैम्ब्रिज और अनाल में क्या मतलब क्या है। अनल स्कूल अलग हो जाता है, कैम्ब्रिज स्कूल अलग हो जाता है, मार्क्सवादी अलग हो जाता है, लेकिन इन तीनों को जब आप मिला देंगे तो वो कहीं ना कहीं जनोन्मुखी इतिहास हो जाता है। आगे देखेंगे तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, तो हम रखते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक ऐसा इतिहास लिखने की कोशिश की गई जिसे अब तक के इतिहासकारों ने बिल्कुल छोड़ रखा था। किसानों और मजदूर वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यक समूहों, भीड़ में अनजान चेहरों और अतीत में गुम हुए व्यक्तियों को इस इतिहास लेखन में स्थान दिया गया। ओके फ्रेंड, तो आई होप कि ये प्रस्तावना क्लियर हो गया है। तो आपको पहले प्रस्तावना ही लिखना है। देखिए, अगर प्रस्तावना बहुत अच्छा है, निष्कर्ष बहुत अच्छा है, तो मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट एक वो बता दूंगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब आंसर कैसे देते हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसका आरंभ हुआ था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और आम आदमी के इतिहास के दायरे से बाहर रखा गया था। मतलब अब उसके पहले तक जो भी हो रहा था वो सब इतिहास के आम आदमी को सब बाहर रखा गया था। यहाँ पीटर ब्रग बताते हैं कि यूरोपीय भाषा में समाज जो है वो 18वीं शताब्दी के मध्य तक अपना आधुनिक अर्थ ग्रहण नहीं कर पाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरिक हॉफ्सबॉम कहते हैं कि ये थिंकिंग तब आने लगी जब आम आदमी जो है वो प्रमुख निर्णय और घटनाओं का भागीदार बनने लगा और उसे प्रभावित करना है। जैसे ही आम आदमी सीन में आने लगा, जैसे ही आम आदमी राजनीति में इंटरफेयर करने लगा, घटनाओं में भागीदार होने लगा, वैसे ही इतिहास लेकर के ये दृष्टि पैदा हुई कि नहीं, ये सब ही किया जा सकता है। और अगर कहा जाए तो ये माना जा सकता है कि 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति ही इसका एक बहुत बड़ा आधार था जिससे ये शुरू हुआ। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति में आप देखिए, आम लोगों की क्रांति थी। वो आम लोगों ने ही, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, अगर फ्रांसीसी क्रांति आप लोग ने समझा है या जानते हैं, तो जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उन लोगों ने ही ये आंदोलन किया था। तो अब चूंकि वो आम जनता थी, आम लोग थे, तो वहाँ से ये धारणा आई कि नहीं, ऐसे लोगों का भी इतिहास होता है और इनके बारे में भी लिखा जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में यूरोप में रोमांटिक्स द्वारा जनता की खोज से वस्तुतः यह प्रक्रिया आरंभ हुई। उन्होंने अतीत की पुनर्सृजना के लिए बैलड, लोकगीत, कहानियाँ, मिथक, किंवदंतियाँ जैसे जन सांस्कृतिक स्रोत का उपयोग किया। उन्होंने तर्क के बजाय भावनाएं, यांत्रिक विज्ञान की बजाय कल्पना पर बल दिया, जिसके आधार पर उन्होंने लोक इतिहास की पुनर्रचना की। वही चीज़ बता रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के
मतलब जो रोमांटिक्स थे, जनता की खोज जो उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने ये सब चीज़ें देखने की कोशिश की कि लोकगीत, या चूँकि जनता का इतिहास आपको पता है कि इसके पहले नहीं था, वही लिखना शुरू कर रहे थे। तो संभ्रांत वर्ग की चीज़ें तो बहुत मिल जाती थी, लेकिन जनता के जब लोकल लोगों के के बारे में लिखना है, समाज के बारे में लिखना है, निचले तबके के बारे में लिखना है, तो आपको रिटन में या कहीं साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो आपको किंवदंतियाँ, कहानी, जो प्रचलित कथाएँ हैं, उनको ही सुनना पड़ेगा। उनकी वजह से ही आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। और वो कल्पना पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि अच्छा ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, तो वो इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही थी। अब देखिए, जर्मनी के जे जी हर्डर ने लोक संस्कृत पद का प्रयोग किया। अब 19वीं सदी के आरंभ से दो इतिहासकारों ने पीपल शब्द का उपयोग किया। तो आप ये देखिए कि वही कि इसका विकास और वो कहाँ हुआ। तो आप, आई होप, चूँकि ये 13 पेज का है तो मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर बोरिंग सा लगने लगता है। और वैसे भी इतिहास बहुत बोरिंग है हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो आप देखिए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि इसका प्रारंभ और विकास कैसे हुआ। तो हम अब बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे, नीचे चलेंगे। बस थोड़ा सा इसमें हम देख लेंगे कि 20वीं शताब्दी में वामपंथी इतिहासकारों ने जनोन्मुखी इतिहास लिखने वाले जॉर्ज लेफेब्रे एक प्रमुख इतिहासकार थे। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में जो कृषक वर्ग था उसका अध्ययन किया था और अपनी बुक लिखी थी, द पीजेंट ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस ड्यूरिंग अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने क्रांति से पूर्व जो किसान थे उनका स्टैटिकल एनालिसिस किया था। उन्होंने किसानों के कई समूहों में विभाजित कर क्रांति में उसकी अलग अलग भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने उनकी कार्रवाइयों के कारणों की भी खोज की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ये लिख सकते हैं। देखिए, अब प्रारंभ और विकास में आप क्या कर लोगे, 18वीं शताब्दी के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, फिर 19वीं शताब्दी के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, फिर 20वीं शताब्दी के बारे में ये लिख दोगे। यहाँ पे 3 फेज़ में आपका वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, यही जो हम बात कर रहे थे वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए उसे जनोन्मुखी इतिहास का पहला ग्रंथ माना गया है, जिसे आम जनता के विचारों और व्यवहारों को विश्लेषण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहीं लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। अगर आप 20वीं शताब्दी में कुछ और कर सकते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि अब हुआ क्या, अब इसका विकास देख लिया आपने। बस लास्ट ये है कि ब्रिटेन में 1920 और 30 के दशक में इतिहास की कई लोकप्रिय पुस्तकें लिखी गई, जिसे लिखवाया किसने था, वामपंथी बुक क्लब ने। अब उसी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद हिस्ट्री वर्कशॉप जर्नल के द्वारा 1976 में इस परंपरा को बढ़ाया गया, जिसे जनता का इतिहास प्रकाशित किया जाता था। अब देखिए, इसमें लास्ट आ जाता है कि मार्क्सवादी इतिहासकार जो थे उन्होंने 20वीं शताब्दी में आम लोगों से जुड़े इतिहास लेखन को बहुत प्रभावित किया था। चूँकि मार्क्सवाद, अनाल स्कूल, ये तो ऐसे थे जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जनता के ही इतिहास को जुड़े हुए थे। क्योंकि अगर आप देखते हैं हम आगे, कई और इतिहासकार इस प्रवृत्ति में और परंपरा में सब प्रभावित थे। देखिए, अनाल विचारधारा के इतिहासकार के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। अनाल के संस्थापक जो थे मार्क ब्लांक और लूसियस रेबल, इन्होंने, देखिए, हमें पता था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा था कि जो राजाओं महाराजाओं से रिलेटेड जो युद्ध, ये सब चीज़ें, जो इतिहास थे, उससे ये थक चुके थे। ये नहीं चाहते थे कि ऐसा इतिहास हो, ये रियल और जनता का इतिहास लिखना चाहते। तो उन्होंने ही, तो वो भी इसी समूह के एक इतिहासकार माने जा सकते हैं। तो उन्होंने मानसिकता को उजागर करने की दिशा में कार्य किया। मार्क ब्लांक ने अपनी प्रख्यात पुस्तक द रॉयल टच में सामूहिक मनोविज्ञान और जनता के विचार, मानसिकता और मनोविज्ञान का खुलासा किया। ब्लांक ने अपनी इस पुस्तक में फ्रांसीसी अंग्रेज सम्राटों की जादुई शक्तियों के प्रति जनमानस में बैठे विश्वास की चर्चा करते हुए बताया कि कैसे वहाँ के लोगों को यह विश्वास था कि सम्राट यदि रोगी का स्पर्श कर ले तो उसके रोग दूर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो किस तरह से आम जो लोगों की जो जन भावनाएं थी, जो मानसिकता थी, उसके बारे में ये स्टडी कर रहे थे। देखिए, इमैनुअल ले राय लादुरी, उनकी बुक थी मानतेऊ कैथर्स एंड कैथोलिक्स इन अ फ्रेंच विलेज। ये बहुत अच्छी बुक मानी जाती है इस कड़ी में। इसमें मध्ययुगीन पायरेनियन किसान समुदाय के विचारों और मान्यताओं का अध्ययन किया गया है। इससे आम आदमी के जीवन और विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में नई जानकारियाँ मिली हैं। ओके फ्रेंड्स, तो विकास और उसमें आप यही लिखोगे। अब हम आगे देखते हैं कि प्रमुख प्रवृत्तियों में क्या है कि इसमें रैफल शैमुअल ने कहा है कि जनता का इतिहास का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। उसका रीज़न ये है कि इसमें कई प्रकार के लेखक को शामिल किया जा सकता है। इसमें प्रगति, संस्कृति, तकनीक, मानवतावाद के विकास को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे विषय शामिल किए जा सकते हैं, जैसे औजार और औद्योगिकी को शामिल किया जा सकता है।
यहाँ तक कि सामाजिक आंदोलन और पारिवारिक जीवन को भी समेटा जा सकता है। अब कई तरह के इतिहास लेखन लिखे जाते हैं, जैसे औद्योगिक इतिहास, प्राकृतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास आदि। तो ये सारी चीज़ों को इसमें आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इतिहास लेखन में मार्क्सवादी इतिहासकार सबसे आगे रहे हैं, जिसमें जॉर्ज लेफेब्रल से लेकर एरिक हॉब्सबॉम एंड ई.बी. थॉम्सन से लेकर यूजिन जेनोवेड और हर्बर्ट गुटमैन तक ने आम आदमी के इतिहास का लेखन किया है। अब देखिए, इन्हीं मार्क्सवादी सामाजिक इतिहासकारों ने इतिहास लेखन का स्वरूप और प्रविधि निर्धारित की है। उन्होंने सबसे पहले इस नाम का प्रयोग किया और परंपरागत इतिहास लेखन से इसको अलग किया था। ठीक है, चूँकि हमें पता है कि जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन है वो हमेशा वर्ग संघर्ष से ही जुड़ा हुआ है। अब जब भी मार्क्सवाद की बात आए तो वर्ग संघर्ष उसमें निश्चित तौर पे आ जाता है। तो हमेशा से वर्ग संघर्ष की राजनीति का आधार बनाया था उन्होंने इस लेखन को भी, चाहे लेफ्रेबल द्वारा 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी सिद्धांत का अध्ययन किया गया हो या क्रिस्टोफर हिल द्वारा मध्ययुगीन इंग्लिश कृषक वर्ग का अध्ययन किया गया हो। हर जगह उनका जो सेंट्रल पॉइंट होता था वो वर्ग संघर्ष ही होता था। और इन्हीं इतिहासकारों ने जनता की भूमिका और अपने जीवन तथा इतिहास को आकार देने में उनकी भूमिका पर बल दिया था। अब देखते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मार्क्सवादी इतिहासकारों ने ही ऐसा लिखा था। मार्क ब्लॉक, लुइस फेब्रल, ले राय लादुरी, ये जैसे जो अनाल विचारधारा से जुड़े इतिहासकार थे, उन्होंने भी गरीब कृषक वर्ग और जो लोअर क्लास थी उसके बारे में भी लिखना शुरू किया, जिसको कहा जाता था मानसिकता का इतिहास, क्योंकि वो उनकी सोच का अध्ययन करते थे कि उनकी विचारधारा क्या है या वो उनकी मानसिकता कैसी है। ओके फ्रेंड्स, तो 20वीं शताब्दी में जनोन्मुखी इतिहास लेखन में ये दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं। एक का जुड़ाव मार्क्सवाद के साथ है, दूसरा मानसिकता और संस्कृति के साथ है। तो दो प्रवृत्तियाँ समझ में आ गई आपकी, मार्क्सवाद और दूसरा अनल वाला जिसको हम कहते हैं मानसिकता और संस्कृति का इतिहास। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इतिहास लेखन बस यही दो थे, पर दो मुख्य रूप से, पर इसके अलावा और भी छोटे मोटे थे। इस प्रकार का इतिहास लेखन दक्षिणपंथी इतिहासकारों ने भी किया। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं था, इसमें जनता का इतिहास लिखा गया, परंतु इसमें न तो वर्ग संघर्ष है न विचारों का टकराव है, इसमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों का बड़ा जोर दिया गया है। इसलिए दो अलग अलग प्रवृत्ति हो जाती हैं जब वर्ग संघर्ष जो मार्क्सवादी थे और मानसिकता और सांस्कृतिक विचारधारा जो अनल स्कूल वाले थे। तो ये दो प्रवृत्तियाँ हैं, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जनोन्मुखी इतिहास लेखन की समस्याएं। चलिए, अब ऐसा नहीं था कि जनोन्मुखी इतिहास लेखन सब कुछ सही चल रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब इस तरह का इतिहास आप लिखने की कोशिश करते हैं जो पहले से मौजूद नहीं है तो बहुत तरह की समस्याएं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली कठिनाई या समस्या ये थी कि इसके स्वरूप और स्रोत की उपलब्धता। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आप ये डाल सकते हो कि स्वरूप और स्रोत की उपलब्धता, इसके सोर्स अवेलेबल नहीं थे। चूँकि हमने देखा है कि जितने भी दस्तावेज थे उसमें शासकीय और दबदबे वाले जो समूह होते थे उनके जीवन और कार्यों का उल्लेख मिलता था। और अगर मान लीजिए कि किसी दस्तावेज में जनसाधारण का उल्लेख मिलता भी था तो उससे प्रभुत्वशाली जो वर्ग थी या संभ्रांत वर्ग थे उन्हीं से जुड़े लोगों ने ही उसे तैयार किया था। और अक्सर ऐसा इसलिए तैयार किया जाता था कि वो प्रशासनिक उद्देश्य होता था कि अगर किसी ज़मीन बांटी गई है गरीबों को या किसानों को तो वो कितनी दी गई है, क्या किया गया है। तो इस तरह से वो तैयार किया जाता था जिससे आप एक इमेज नहीं लगा सकते थे गरीबों की या किसानों की। उसके बाद हम देखते हैं कि कह रहे हैं कि और अगर मिलती भी थी कुछ जगह पे आम आदमी के बारे में मिलती भी थी तो वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं थी, हर साल का नहीं था। वहाँ पे उस साल लिखा जाता था या उस वर्ष में लिखा जाता था जहाँ पे शासन के खिलाफ बगावत या विद्रोह हुआ होता था। तो इस तरह से उसे आप पूरी तरह से आप जनता के इतिहास के बारे में स्रोत नहीं मिलते थे। हाँ, लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले यूरोप में इस प्रकार के स्रोत की प्राप्ति पर पाबंदी लगी हुई थी कि कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता था। और दुनिया के अन्य भागों, खासतौर पर तीसरी दुनिया के दो देशों के लिए तो दस्तावेजों की उपलब्धता और भी मुश्किल थी। ठीक है, अब कहते हैं कि अब देखिए, चूँकि इतिहास जो वो दस्तावेज तैयार किया गया है वो प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा तैयार किया गया है, तो अब क्या होगा, वो जो दस्तावेज होंगे वो पूर्वाग्रह से भी ग्रसित होंगे या उन्हें गलत ढंग से भी पेश किया गया होगा। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा दूसरी जो अगली समस्या ये कह सकते हैं कि जो जनता थी वो अपने जीवन का ब्यौरा छोड़ती नहीं थी,
उनका लोक संस्कृति जो होता था वो ज़्यादातर मौखिक रूप में ज़िंदा रहती थी, लिखित रूप में नहीं। आपने सुना होगा कि किंवदंतियाँ चलती हैं, अब जातक कथाएँ चलती हैं, लोक कथाएँ चलती हैं, क्या कह सकते हो आप कि मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं, किस्से कहानियाँ ये सब चलते हैं। पहले के इतिहास को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप कभी गांव जाइए या अगर किसी के घर में बुजुर्ग हैं जैसे दादा दादी हैं, तो आप दादी से अपने ही गांव की, अपने ही आसपास की चीज़ों की कहानी के बारे में सुनेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, बहुत, जो कि इतिहास का एक पार्ट हो सकता था, लेकिन बस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि किसी ने उसे लिखा नहीं, किसी ने उसे समझा नहीं। तो आप उसे लिख सकते हो, उसे आप मतलब वो देख सकते हो कि ये भी एक समस्या रही थी जो इतिहास में सामने नहीं आ सकी। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये कह सकते हैं कि हफपाम का मानना है कि मौखिक परंपरा तथ्यों को हूबहू संभाल कर नहीं रख पाती है। तात्पर्य यह है कि स्मृति दीर्घजीवी नहीं होती और इस विधि से जो कुछ भी थोड़ा बहुत याद रहता है उसकी सीमाएं होती हैं और स्मृति में छिपे तथ्य लगातार बदलते रहते हैं। क्योंकि याददाश्त ही तो है, अब इतने साल में वो चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब बातें ट्रांसलेट होती हैं, सॉरी ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं। अब दूसरे स्तर पर जो समस्या होती थी वो होती थी अवधारणा स्थापित करने की समस्या। जनोन्मुखी इतिहास लिखने वाले लगभग सभी इतिहासकार यह दावा करते हैं कि वे जनता के बारे में लिखते हैं, लेकिन क्या जनता का मतलब क्या है? क्योंकि जनता का अर्थ अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगह पे हुआ है। जैसे रैफेल सैमुअल का मानना है कि परिवर्तनगामी और लोकतांत्रिक या मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार जनता के इतिहास से हमेशा तात्पर्य रहा है कि जनता वह है जिसका शोषण के संबंधों पर आधारित होता है, जिसका निर्माण शोषण के संबंधों पर आधारित होता है, वही जनता है। इसी तरह से जो लोकवादी थे, उनके अनुसार जनता की परिभाषा सांस्कृतिक अंतर्विरोध पर आधारित होती है और एक अन्य परिभाषा में राजनीतिक शासन में उनका निर्माण होता है। और जब जनता के दायरे से कुछ लोगों को निकाला जाता है तो वह एक तरह की समस्या खड़ी होती है। अब किसी के अनुसार सर्वहारा ही जनता है तो किसी के अनुसार कृषक वर्ग को जन में शामिल किया गया है। और जर्मन के एक थे रोमांटिक विद्वान हर्डन हर्डर ने तो शहरी जनता को जनता में शामिल किया ही नहीं। उनके अनुसार या उनके जो अनुयायी थे उनके अनुसार जो कृषक वर्ग है वही जन में शामिल होता है और कोई नहीं हो सकता है। जो प्रकृति की गोद में पले बड़े हैं, जो मासूम हैं, सिर्फ वही होंगे। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि जो नस्लवादी विचार भी इसमें समाहित हो जाता है, जैसे कि सेम नस्ल, सेम जाति, भाषा के लोग हैं वही जन में शामिल होंगे, दूसरी भाषा और धर्म के लोग जन में शामिल नहीं होते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें थीं वो भी एक समस्या रही है, एक अवधारणा रही है कि एक्चुअली में आप जनता किसको मानोगे। हर जो भी इतिहास लिखा है उसके हिसाब से जनता की धारणा बदली सी लगी है। चलिए अब हम भारतीय संदर्भ के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो हमने पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा कि जनोन्मुखी इतिहास होता क्या है। भारतीय संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि भारतीय संदर्भ में भी वही प्रॉब्लम्स समझ में आई, वही प्रॉब्लम्स थी जो बाकी जगह पर थी। जैसे प्रासंगिक संदर्भों की अनुपस्थिति, निम्न वर्ग के बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है वह अधिकांश समाज के दूसरे स्तर के व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। जहाँ मजदूर वर्ग अपेक्षाकृत ज़्यादा संख्या में साक्षर थे, वहाँ भी किसानों और पूर्व औद्योगिक समूह से जुड़े स्रोत शासकों द्वारा ही तैयार किए जाते थे। देखिए, भारत में आम जनता जिसमें औद्योगिक वर्ग भी शामिल थे शिक्षित नहीं थी, इसलिए प्रत्यक्ष स्रोत मुश्किल से मिल पाते थे। इस स्थिति में इतिहासकार प्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर जनोन्मुखी इतिहास लिखने का प्रयास करते थे कि अप्रत्यक्ष स्रोत जो हैं उस पर ही लिखा जाता था। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं, इसमें भी सेम वही है। तो आप जो प्रॉब्लम्स वहाँ थी उसको यहाँ पर भी लिख सकते थे। और भारत में जो भी चीज़ें लिखने की कोशिश की गई हैं उसमें लिखा गया है कि मतलब उसमें दिखाने की कोशिश की गई जो भी साक्ष्य हैं वो संभ्रांत हैं। एक ही चीज़ बार बार इसमें लिखी हुई है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि सभी तो नहीं, परंतु अधिकांश दस्तावेजों को संभ्रांत लोगों ने तैयार किया है। यह हमें सरकारी दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध है, जैसे पुलिस रिपोर्ट, सेना की चिट्ठी पत्री, प्रशासनिक लेखा, सरकारी विभागों के कार्यरत और घोषणाएं। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से भी उन्होंने सोर्स उठाने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी सोर्स थे वो सब संभ्रांत वर्ग से थे, तो वो रिलायबल नहीं हो सकते थे, पर फिर भी उन्होंने वहाँ से कुछ न कुछ कोशिश की देखने की। अब चूंकि जो आपको पता है कि संभ्रांत पंत लिखा है तो पूर्वाग्रह रहे होंगे, तो पूर्वाग्रह को हटाने के लिए लोक परंपराओं का उपयोग किया जाने लगा कि अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो उसको लोक परंपरा के, उस समय की लोक परंपराओं के अकॉर्डिंग या सुनी हुई बातों के अकॉर्डिंग मैच कराने की कोशिश की जाती थी। परंतु गुहा ने बोला कि इससे भी हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती थी, क्योंकि
लोक परंपराएं भी या तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी या फिर उसमें गुणात्मक रूप से वो उपलब्ध नहीं थी, कि उसमें वो क्वालिटी नहीं होती थी। इसके अलावा कृषक आंदोलन के बारे में जो लोक कथाएं मिलती हैं उसमें भी संभ्रांति पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखिए आगे बढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि किसान आंदोलन का इतिहास, जो कि जब थोड़ा लंबा खींच रहा है, चैप्टर लंबा था, तो अब देखते हैं कि किसान आंदोलन का इतिहास क्या था। देखिए किसान आंदोलन के इतिहास में जो इस बुक में लिखा गया है, इस बुक में बहुत बुक्स के नाम लिखे गए हैं, राइटर्स के नाम लिखे गए हैं, तो अगर आप लोग वो याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। अदरवाइज़ किसान आंदोलन के बारे में आप जो भी कुछ भी जानते हैं, क्योंकि अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा किसान आंदोलन के बारे में, भारत के कृषक आंदोलन, मजदूर वर्ग के आंदोलन, तो उसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलिए थोड़ा इसको हम पढ़ लेते हैं। बैरिंगटन मूर जूनियर ने अपनी पुस्तक सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इसमें उन्होंने किसान आंदोलन का इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने भारतीय किसान आंदोलनों की चर्चा की। मूर के अनुसार भारतीय कृषक वर्ग में राजनीतिक चेतना नहीं थी और वे अपनी गरीबी और शोषण के बावजूद तुलनात्मक रूप से दब्बू और विनयशील थे। हालांकि अगर आप इतिहास को उठा के देखेंगे, भारतीय किसान आंदोलन को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये बात पूरी तरह से सही नहीं थी, क्योंकि जो भी आंदोलन भारत में हुए हैं उनमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में किसान विद्रोह अपेक्षाकृत कम मिलते हैं, बावजूद इसके कि आधुनिकरण के कारण लगभग किसान चीन की तरह ही गरीब होते चले जा रहे थे, जैसे चीन में जो सिचुएशन थी, ऐसा उन्होंने लिखा। अब क्या हुआ कि बहुत सारे इतिहासकारों ने इस दृष्टि को चुनौती दी। कैथलिन ने लिखा कि इंडियन पीजेंट अपराइजिंग में उन्होंने लिखा कि औपनिवेशिक काल के दौरान 77 किसान विद्रोह के उल्लेख किया गया है, कि 77 किसान विद्रोह हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत कम हुए हैं। उनका निष्कर्ष है कि छोटे से छोटे आंदोलन में हजारों किसान नेता या तो सक्रिय रूप से सहयोग करते थे या लड़ाई लड़ते थे। इसका सबसे बड़ा रूप जो था वो 1857-58 का भारतीय गदर था। 18 भारतीय गदर का मतलब वही जो आप समझ रहे हैं, 1857 की क्रांति, तो जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। और आप देखेंगे जब आप 1857 की क्रांति को डीपली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसे जगह थे जहाँ से पूरी तरह से अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंका गया था और वहाँ पर वहाँ के लोकल लोगों ने अपना राज पुनर्स्थापित कर लिया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो दब्बू थे, विनयशील थे, या फिर ये मतलब लड़ाइयाँ कम हुई। रंजीत गुहा ने भी लिखा कि इस तरह के 117 वर्षों में 110 से ज़्यादा किसान विद्रोह हुए हैं, जो रंगपुर धिंग से लेकर बिरसा के विद्रोह तक फैले हुए हैं। ए आर देसाई ने भी कहा है कि भारतीय किसान के दब्बूपन संबंधित दृष्टिकोण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण अंग्रेज युग में उनके बाद भारतीय ग्रामीण परिदृश्य पर विरोध और विद्रोह छाए रहे। हजारों गाँव में बड़े पैमाने पर उग्रवादी संघर्ष जारी रहे। तो वो चीज़ें यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप ये उसमें मेंशन कर सकते हो। अब भारतीय किसान के संबंध में कई और अध्ययन किए गए। कैथलीन गफ की पुस्तक, यही मैं बता रहा था कि अगर आप बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अगर एक दो भी याद है, जैसे सुनील सेन की पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, द मिड 19th एंड 17th सेंचुरी, रंजीत गुहा की एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी एंड कॉलोनियल इंडिया, ये सब अगर आप लिख सकते हैं तो प्लीज़ लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि मजदूर आंदोलन का इतिहास, जो कि 25 वर्ष पहले तक भारतीय श्रमिकों का इतिहास मजदूर संघ के इतिहास का ही एक अंग था। सब्यसाची भट्टाचार्य ने यह कहा कि अभी तक जो हमारे श्रम इतिहास से संबंधित पुस्तकें थी वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर आंदोलन पर लिखी गई थी। इसके अलावा जो मजदूर आंदोलन था, या जो मजदूर थे, उनको एक आर्थिक इकाई के रूप में देखा जाता था। उनके सामाजिक अस्तित्व को उसमें शामिल किया ही नहीं जाता था। ऐसा मान लिया जाता था कि क्या कह सकते हो कि मजदूर वर्ग का जो इतिहास था वो बहुत व्यापक था, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ जो संगठित गतिविधियाँ थी मजदूर वर्ग की, जो आर्थिक पहलू थे, सिर्फ उन्हीं को दिखाने की कोशिश की जाती थी। ऐसा, और बिल्कुल जो दूसरा एस्पेक्ट था वो ख़त्म कर दिया जाता था, जबकि ऐसा नहीं था। मजदूर वर्ग का एक दूसरा एस्पेक्ट भी था। मजदूर वर्ग संगठित होने के साथ साथ एक आंदोलन के लिए व्यापक मंच भी प्रदान करता था। अब क्या होता है कि अगर अध्ययन किया गया तो ऐसा देखा गया कि जो आर्थिक प्रेरणा थी, या जो मजदूर आंदोलन हुए हैं जिनमें जो आंदोलन के पीछे प्रेरणा थी वो सिर्फ आर्थिक नहीं थी, जैसा कि अक्सर कहा जाता था। उसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक भावनाएं जो थी, या प्रेरणा जो थी, वो उतनी ही महत्वपूर्ण होती थी जितना कि आर्थिक कारण। तो ये कहना बिल्कुल गलत था। और दूसरा, इसमें आप ये कह सकते हो कि उसमें एक और प्रॉब्लम ये थी। पहला तो आप ये देख लोगे कि मजदूर किसको, मतलब ये मजदूर का जो इतिहास था वो किस तरह से लिखा जाता था। दूसरा कि उनके आंदोलन के बारे में जो बात कही गई है
वो क्या कही गई है। तीसरी जो बात जी कही गई है वो ये कही गई है कि मजदूर वर्ग में सिर्फ उन्हीं मजदूरों को शामिल किया जाता था जो औद्योगिक वर्ग के थे, या जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो शहरी वर्ग के थे, या जो संगठित क्षेत्र में कार्य करते थे। लेकिन क्या वो मजदूर नहीं थे? जो असंगठित हैं, जो किस खेती करते हैं, वो भी तो हैं। जो रोज़मर्रा की मजदूरी करते हैं वो भी तो मजदूर वर्ग हैं, जबकि इनकी जो संख्या है वो उन मजदूरों, संगठित मजदूरों से कहीं ज़्यादा है। तो उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अब मजदूरों के इतिहास के बारे में बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं, जिसमें ईडी मर्फी का क्लास एंड कम्युनिटी इन इंडिया, द मद्रास लेबर यूनियन, यूनियंस एंड कन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नाम चाहे तो आप याद रखिए, 2-3 नाम आपको अगर पुट कर देंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं जनजातीय आंदोलनों का इतिहास। इसमें देखिए, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जो जनजातीय आंदोलनों को किसान आंदोलन का हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि जो कबीले समाज है उसकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं किसानों की तरह ही है। तो किसानों की जो समस्या होती थी वो उनकी भी समस्या होती थी, वो उनके एक पार्ट के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। कैथलिन गफ, ए आई देसाई, रंजीत गुहा ने जनजातीय आंदोलन पर इसी ढंग से विचार किया है। ओके। परंतु एक विद्वान थे के एन सिंह, उनका मानना था कि यह दृष्टि ठीक नहीं है। आप इस तरह से उन्हें एक करके नहीं देख सकते, क्योंकि जनजातीय जो थे वो सामाजिक संगठन की विविधता अलग होती है, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। जो कबीले के लोग होते हैं उनकी आर्थिक मांग जो होती है उससे उसकी अपेक्षा उनकी जो सामाजिक संगठन है उसकी मांग ज़्यादा होती है, उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। उनका मानना था कि जहाँ किसान आंदोलन पूरी तरह से कृषक थी, क्योंकि ज़मीन से अनाज उगाकर ही अपना जीवन यापन करते थे, और उस बारे में आंदोलन पूरी तरह से ज़मीन पे थी। लेकिन जो कबीले के लोग होते हैं वो ऐसा नहीं होते हैं। जनजाति जो होते हैं उनका जंगल से ना सिर्फ खेती से संबंधित होता था, उनका जीवन यापन भी उससे जुड़ा होता है। इसलिए आप उनको एक साथ करके नहीं देख सकते हैं। पर बहुत सारे ऐसे विद्वान थे कि जनजाति जो वर्गीकरण हुआ उस पर ही क्वेश्चन उठा दिया। जैसे सुसन देवले ने अपनी पुस्तक द कोर्सेज ऑफ एथनिसिटी, कल्चर एंड प्रोटेस्ट इन झारखंड, उन्होंने कहा कि जनजाति श्रेणी भारत में यूरोपीय विद्वानों और औपनिवेशिक अधिकारियों की भारतीय यथार्थ को समझने के लिए बनाई गई थी, और इनको किसानों से अलग करना, क्योंकि किसानों और कबीलाई में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं, तो इनको अलग तरह से नहीं देखा जा सकता। परंतु ये सही नहीं था। सत्य ये है कि 20वीं शताब्दी तक जनजाति समाज के एक बड़े हिस्से में कुछ खास विशेषताएं होती थी। अब क्या होती थी, अब जैसे अलग अलगाव था, तो इसमें हम 3 तरह की चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये थी कि किसानों की अपेक्षा जनजाति समाज में सामाजिक और आर्थिक विभेद कम थे। मतलब किसान में आर्थिक और सामाजिक भेद बहुत थे, अलग अलग तरह के किसान थे, बहुत अलग अलग तरह से खेती होती थी या उनकी सामाजिक रहन सहन थे, पर कबीलों में ऐसा नहीं होता था। दूसरा, वन पर कबीलों की निर्भरता भी किसानों से उन्हें अलग करती थी, जिनका जीवन यापन जमीन से जुड़ा था। तो किसान चूंकि जमीन से जुड़े होते थे, लेकिन जो जनजाति होते थे, जो कबीले लोगों वाले लोग होते थे, वो जंगल से जुड़े होते थे और जंगल पे उनकी निर्भरता होती थी। तीसरा, जनजाति सामाजिक संगठन और कबीलों के एक खास इलाके में संकेंद्रित रहने के कारण वे अन्य समुदाय और समाजों से कट गए। क्योंकि किसान पूरे देश में हर जगह फैले हुए हैं या हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो जनजाति होती थी, जो कबीले होते थे, वो खास जगह पर ही पाए जाते थे और किसी एक पर्टिकुलर कुछ एरिया के अंदर ही पाए जाते थे। तो इससे वो बाकी समाज से अपने आप अलग हो गए या कट गए। तो इन वजह से जो ये चीज़ें की जा रही हैं कि दोनों को साथ रखा जाए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कह सकते हो कि नहीं, इनसे उन्हें किसानों से अलग किया जा सकता। अब कह रहे हैं कि विद्रोह के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया गया है कि कबीलों के बारे में औपनिवेशिक प्रशासकों ने सबसे पहले देखा। क्योंकि औपनिवेशिक हस्तक्षेप जब बढ़ने लगा तो कबीलाई विद्रोह शुरू हुआ, जिसके कारण उनका ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हुआ। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले डब्ल्यू हंटर की एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, E.T. डाल्टन की डिस्क्रिप्टिव एंथोलॉजी ऑफ बंगाल, H.N. रिले की ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल। चूँकि अब आप देखिए कि यहाँ सब बंगाल से ही रिलेटेड क्यों दिखाई दे रही हैं, इसका रीज़न यही है कि क्योंकि अंग्रेज़ बंगाल से ही शुरू हुए थे और बंगाल झारखंड, मतलब बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ये सारा एक ही प्रोविंस था। तो यहीं पर कबीले के लोग ज़्यादा पाए जाते थे। देखिए, यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि चूंकि जनजातीय विद्रोह जिसने भी पढ़ा है, जो भी जानते हैं, उनको सबको पता है कि जनजातीय विद्रोह तब शुरू हुआ जब आउटसाइडर्स ने उनकी जगह में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए विद्रोह किया, जो कि बहुत, अब कह सकते हैं, वाजिब था या क्या था। तो वहाँ से उनके बारे में ध्यान जाने लगा।
ओके फ्रेंड्स, तो आप इसमें कुछ पुस्तक भी देख सकते हैं जो लिखा गया है। द कोल इंसर्जेंस ऑफ छोटा नागपुर, ए.पी. सिन्हा की लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बिरसा भगवान, केयर सिंह, द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट, द स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। तो ये सारी बुक्स हैं जो इसमें उनके ट्राइब्स के बारे में दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो अब लास्ट यहीं पे हम सारांश निष्कर्ष देख सकते हैं कि इस इकाई में हमने जनोन्मुखी इतिहास लेखन की परंपरा की चर्चा की है, जिसमें इतिहास लेखन में आम व्यक्ति के नज़रिए को केंद्र में रखा गया है। यह डिजलेरी की उस धारणा से बिल्कुल अलग तरह का इतिहास लेखन है जिसमें इतिहास को महान पुरुषों की जीवनी माना जाता है। तो डिजलेरी, ये आप कोट कर सकते हो कि डिजलेरी ये मानते थे कि इतिहास सिर्फ महान पुरुषों की जीवनी है, पर उससे कुछ हट के भी होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। जनोन्मुखी इतिहास में आम जनता के जीवन और कार्यकलापों पर विचार होता है, जिनकी आमतौर पर परंपरागत इतिहास अवहेलना करता है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल लिख सकते हो अपने निष्कर्ष में। तो चलिए, बहुत लंबा हो गया, आई होप कि आप लोग इसे पूरा देखेंगे। तो अब कैसा लगा आप बताइएगा प्लीज़। MHI 10 का जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ आप बताएंगे तो हो सकता है कि कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।